दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है कि इन दिनों में बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक दो वीडियो हो सकता है कि टाइम पे ना बन पाया हो, तो आप हमारे साथ में बने रहें। कंटिन्यूसली वीडियो सुबह वाला जो वीडियो है वो पीजी का आ ही रहा है और शाम वाला 7:15 बजे का है वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन 11वीं 12वीं का वीडियो चल ही रहा है। बस एक दो दिन में ये प्रैक्टिकल एग्जामें ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद में रूटीन अपन वापस अपना रिदम पकड़ लेंगे। अब दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी यूनिट चल रही थी उसमें अपन ने कोलिजन नेक्स्ट वीडियो में 29.5 मिनट का जो वीडियो था उसमें अपनी बातें रह गई थी, उसी को अपन आज कंटिन्यूस करते हैं दोस्तों। कि वहाँ क्या थी, सम्मुख टक्कर की अपन बात कर रहे थे और सम्मुख टक्कर में दो पार्टिकल थे, एक ए पार्टिकल और दूसरा बी पार्टिकल। बी थोड़ा सा बड़ा था, ए इस हिसाब से ये ए, ठीक है, ये बी। ए का द्रव्यमान एम ए, इसका द्रव्यमान एम बी। ये यू ए वेग से इधर मूव कर रहा था और ये यू बी वेग से इधर मूव कर रहा था, यानी एक ही वेग एक ही रेखा के अनुदिश है। ये यू बी वेग से इधर ही मूव कर रहा था। अब अपन को टक्कर करनी है तो अपन को ये मानना पड़ेगा कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, तभी ये टक्कर हो सकती है, अदरवाइज ये टक्कर नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये दोनों कण पास में आए तो ये दोनों टकराएंगे, एक दूसरे को डिफॉर्म करेंगे। तो टक्कर के समय इनकी स्थिति क्या बन गई, टक्कर के समय स्थिति इनकी ये बन गई कि ये तो छोटे वाला और ये बड़े वाला, इस हिसाब से, क्योंकि जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे की शेप में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे, डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होगा, इसका वेग u और इसका वेग के भी क्या हो गया, u हो गया। ठीक है, u वेग से ये ए बी है। यहां ये क्या हो रहा है कि टक्कर के समय की बात है, ये टक्कर प्रारंभ करने से जस्ट पहले की ये बात है। यानी अपन ये लिख सकते हैं टक्कर प्रारंभ होने का समय। क्या लिख सकते हैं, टक्कर प्रारंभ होने का समय। और ये क्या है, जब टकरा गए तो एक्सीडेंट जब होंगे तो दोनों में पार्टिकलों में शेप में परिवर्तन होगा। तो ये अपन लिख सकते हैं कि अधिकतम विरूपण का समय। ये मैंने पिछले वीडियो से यहाँ से ही स्टार्ट किया, उसमें भी मैंने बातें बताई हैं, अधिकतम विरूपण का समय। ठीक है, जैसे ही ये टक्कर प्रारंभ से जस्ट पहले है, पास में पार्टिकल आ रहे हैं, ए वाला, ए की स्पीड ज़्यादा है बी से। ये टकराते समय है जब घटना घटित हो रही हो। घटना घटित होने का मतलब क्या है कि जैसे बॉल और गेंद की अपन बात करते हैं दोस्तों, तो बॉल और गेंद का संपर्क बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए होता है, लेकिन बॉल में भी परिवर्तन होता है, बैट में हो सकता है ना परिवर्तन हो, लेकिन अपन मानेंगे कि उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे फुटबॉल से अपन, पैर वाले फुटबॉल से अपन खेलते हैं, तो आपने जैसे ही फुटबॉल को किक लगाया तो फुटबॉल की शेप में भी चेंज है और आपके पैर में भी कुछ न कुछ हो सकता है। यदि फुटबॉल और पैर दोनों वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, तो ये टक्कर के बाद में ये अपने पार्टिकल वापस कैसे हो गए, ये छोटे का छोटा और ये बड़े का बड़ा, ये ए का ए और ये बी का बी। इसका वेग क्या हो गया टक्कर के बाद में वी ए और इसका वेग क्या हो गया दोस्तों, वी बी। इसका वेग क्या हो गया, वी बी अपने पास में वेग हो गया। ठीक है, और ये जो समय है इसको अपन क्या कहेंगे कि भाई टक्कर के समान समाप्त होने का समय। ये क्या है, टक्कर के समाप्त होने का समय, कोलिजन। ये कोलिजन अपने दोनों जगह है, फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में भी अपन कोलिजन पढ़ेंगे और यहाँ भी अपन 11वीं क्लास में भी कोलिजन पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, मोस्टली अपन ये पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं, बीच वाला नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो समय है, जो इसको टाइम लगेगा, उसको अपन कहेंगे विरूपण। क्या कहेंगे, विरूपण समय अंतराल। कि इसमें यदि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो हो सकता है उनकी बॉडी में क्या हो, शेप में परिवर्तन हो। तो विरूपण का मतलब है शेप में परिवर्तन, डिफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये टक्कर प्रारंभ होने का समय है कि टक्कर यहाँ प्रारंभ हुई। ये अधिकतम विरूपण का समय, टकरा के जो चेंज होना था वो हो गया और उसके बाद में बॉडी ने अपनी ओरिजिनल वापस शेप को रीगेन कर लिया। यानी ये जो समय है इसको अपन कहेंगे दोस्तों प्रत्यावस्थान समय अंतराल।
क्या कहेंगे, प्रत्यावस्थान समय अंतराल। ठीक है, इसमें पार्टिकल का मास ma, इस पार्टिकल का मास mb, और टकराने के बाद में पहले पार्टिकल का वेग तो क्या है va, और दूसरे पार्टिकल का वेग क्या है दोस्तों, vb है। इस टक्कर को अपन क्या कहेंगे, सम्मुख टक्कर कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन कहेंगे, कि जब टक्कर है वो एक रेखा के अनुदिश हो, एक ही वेग रेखा के क्या हो, अनुदिश हो, तो इसको दोस्तों अपन क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन, सम्मुख टक्कर अपन इसको कहते हैं। विरूपण वह समय अंतराल जिसमें, विरूपण समय अंतराल क्या हो गया, जिसमें विरूपण होता है। विरूपण का मतलब है वस्तु की आकृति में चेंज होता है, जिसमें विरूपण होता है। अब मान लो कोई वस्तु अपनी आकृति को वापस रीगेन कर लेती है, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ वस्तु रीगेन नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगी, अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का गुण नहीं है उनमें, प्लास्टिसिटी हो जाएगी। और वह समय अंतराल जिसमें गेंद या वस्तु जिसमें वस्तु को अपन गेंद ले लेते हैं, जिसमें वस्तु अपने आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रत्यावस्थान। क्या कहेंगे, प्रत्यावस्थान समय अंतराल। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यावस्थान समय अंतराल अपन इनको कहेंगे। ठीक है, अब जैसे ही धक्के लगाएंगे, ये धक्के जब लगेंगे तो अपन ये मान सकते हैं कि ए जो वस्तु है उसका वेग घट जाएगा और बी वस्तु का क्या वेग वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पैरामीटर है जिसको अपन दोस्तों कहते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक। क्या कहते हैं, प्रत्यावस्थान गुणांक, जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। टक्कर के लिए, कोलिजन के लिए उसको डिफाइन किया जाता है। ध्यान से इसमें देखिए कि ये वस्तुएं हैं, तो एक दूसरे के पास आने का वेग क्या है दोस्तों, एक दूसरे के पास आने का वेग है कि UA माइनस UB, और एक दूसरे के यहां दूर जाने का वेग क्या है, VB माइनस VA, यानी VB का वेग तो ज्यादा होगा, या अपन ये कह सकते हैं कि जब ये टक्कर कर रहे हैं तो UA का वेग ज्यादा है, देख लो चाहे, तभी टक्कर हो सकती है, अदरवाइज टक्कर नहीं होगी। तो अपन इसको या तो टकराने का वेग बोल सकते हैं, या मतलब ए कण के बी कण के पास आने का वेग बोल सकते हैं। और जैसे अपन ने कहा कि भाई डिफॉर्मेशन होगा, विरूपण होगा, ए वस्तु है बी पे फोर्स लगाएगी, बी वाली है वो ए पे फोर्स लगाएगी, तो होगा क्या, पहले तो क्या था, ए पे वेग ज्यादा है, और अब क्या होगा, ए का वेग तो टक्कर से क्या होगा, कम होगा, जिसको अपन कैलकुलेशन करेंगे, और बी का वेग क्या है दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो प्रत्यावस्थान गुणांक को अपन डिफाइन करें तो कैसे अपन डिफाइन करें, ई बराबर अपन डिफाइन कर सकते हैं संघट्ट रेखा जिसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कोलिजन हो रही है। संघट्ट रेखा के अनुदिश दूर जाने का वेग, संघट्ट रेखा के अनुदिश दूर जाने का वेग बटे संघट्ट रेखा के अनुदिश पास आने का वेग। ठीक है दोस्तों, इंप्लाइज दैट E इक्वल्स टू पास, दूर जाने का वेग तो क्या है भाई, VB सदिश माइनस VA का मॉडुलस, और बटे पास आने का वेग क्या हो जाएगा, UA माइनस UB। अपन को रटना नहीं है, फील करना है। देखो याद से अपन ये लिखा है, तभी टक्कर होगी, अदरवाइज टक्कर ही नहीं होगी। तो पास कब आएगा, जब UA माइनस UB होगा तो पास आएगा, और दूर कब जाएगा, जब VB ज्यादा हो। तो ये हो लिया, इसको जैसे अपन वजन गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू UA माइनस UB। बस U और V को अच्छे से बना लेना, बच्चों को बाद में पता नहीं चलता कि कौन सा V है कौन सा U है। ये जो इक्वेशन है इसको वैज्ञानिक किसने दिया था, न्यूटन ने। तो अपन इसको क्या कहते हैं, न्यूटन का प्रत्यावस्थान गुणांक भी इसको अपन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे E का मान
ई का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? ई का मान पदार्थ की प्रत्यास्थता, पदार्थ की प्रत्यास्थता, ठीक है, कोमा संपर्क बिंदुओं के टक्कर से पहले वेग, संपर्क बिंदुओं के टक्कर से पहले वेग, ठीक है, वस्तुओं की टक्कर से पहले घूर्णन अवस्था, वस्तुओं की टक्कर से पहले घूर्णन अवस्था, ठीक है भाई, तापमान आदि कारकों पर निर्भर करता है, आदि कारकों पर निर्भर करता है। कौन? ई। क्या कहता है दोस्तों? ई है वो इन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्या है इंपॉर्टेंट बात? कि ई का मान है वो 0 तथा 1 के बीच में रहता है। प्रत्यावस्थान गुणांक का मान है वो 0 तथा 1 के मध्य। इसका मान अपन कह सकते हैं कि प्रत्यावस्थान गुण कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान 0 तथा 1 के बीच रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ई का मान 1 से ज़्यादा भी संभव हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी संभव हो सकता है। कब हो सकता है? जब टक्कर में या वे टक्कर जिनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनमें ई का मान है वो 1 से ज़्यादा हो सकता है। ई इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है। कौन सी? वे टक्कर जिनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उनके लिए ई का मान जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसका मान 1 से ज़्यादा हो सकता है। अदरवाइज ई का मान है वो दोस्तों 0 तथा 1 के बीच में ही रहता है। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है, समझ गए? ये पिछले वाले वीडियो में यहाँ जाने के बाद में लाइट चली गई थी तो इसको अपन कंटिन्यूस नहीं कर पाए थे, तो इसको अपन ने कंटिन्यूस कर दिया। इसको फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में अपन और भी डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि जब प्रत्यावस्थान गुणांक को अपन ने डिफाइन कर दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अपन ने डिफाइन कर दिया है, तो ई के मान के आधार पर टक्कर कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपने पास में आ गया, ठीक है। अब देखिए ई के मान के आधार पर, ई के मान के आधार पर टक्करों के प्रकार, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आती है। सबसे पहले बात क्या है? पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर, याद रखेंगे इसको, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। इन टक्करों के लिए, इनके लिए ई का मान क्या होता है भाई? 0। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्करों के लिए, इन टक्करों के लिए ई बराबर क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। तथा टक्कर के पश्चात ई बराबर 0 तथा टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं तथा टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक कर एक साथ गति करती हैं, ठीक है। और दूसरा प्रकार कौन सा है? वो है पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ होगी, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा दोस्तों?
ई का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ई का मान 1 होता है। लेकिन अपने पास में जो टक्करें होती हैं डेली लाइफ में, रोज़मर्रा में, उसके लिए न तो ई बराबर 0 और न ई बराबर 1 संभव है। तो अपने लिए जो टक्कर होती हैं उनमें ई का मान कहाँ से कहाँ, 0 तथा 1 के बीच में होता है। ई का मान कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट बात है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0 और लेस देन फ्रॉम 1। ये होता है, अपन ने अभी पढ़ा कि ई का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है, कब, जहाँ गतिज ऊर्जा क्या हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो, उत्पन्न। यदि कोई ऐसी टक्कर हो जाए जिसमें गतिज ऊर्जा क्या हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो, वहाँ ई का मान है वो 1 से ज़्यादा हो सकता है। अब अपन इन टक्करों को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कि भाई टक्कर कैसे हो रही है, टक्कर के बाद में कणों के क्या क्या वेग होने चाहिए। तो अपने पास में क्या है दोस्तों, एक तो संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है, और एक अपने पास में क्या है, प्रत्यावस्थान गुणांक की डेफिनेशन अपन ने लिख ली है। यदि टक्करों की प्रॉब्लम को अपन को सोल्व करना है, क्योंकि चाहे टक्कर प्रत्यास्थ हो चाहे टक्कर अप्रत्यास्थ हो, सभी प्रकार की टक्करों में एक संवेग संरक्षण का नियम, कौन सा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हमेशा क्या होता है, उसका पालन होता है। दूसरा, कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षण जिन टक्करों में यदि हो सकता है तो उन्हें तो अपन क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ, और जिन टक्करों में गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है उन टक्करों को अपन क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ कहेंगे। तो अब अपन को यदि टक्कर की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो अपने पास में एक तो संवेग संरक्षण का, जैसे अपन ने लिखा था MA/UA प्लस MB/UB बराबर MA/VA प्लस MB/VB, यानी टक्कर की ये क्या है, टक्कर से पहले रेखीय संवेग, टक्कर से पहले, ठीक है ना, अभी अपने डायग्राम, और ये क्या है दोस्तों, टक्कर के बाद। तो एक तो इक्वेशन ये हो गया, और एक इक्वेशन अपने पास में क्या होगा, E इक्वल्स टू दूर जाने का यानी VB माइनस VA बटे UA माइनस UB, इसको वजर गुणा करेंगे तो VA माइनस VB माइनस VA बराबर E इंटू क्या हो जाएगा, UA माइनस UB। ये दो समीकरण अपने लिए पास में हो गए और इनके आधार पे अपन अपनी टक्कर का सॉल्यूशन कर लेंगे। और एक बात अपन विशेष ध्यान रखेंगे कि समस्त प्रकार की टक्करों में संवेग, समस्त प्रकार की टक्करों में संवेग सदैव क्या रहता है दोस्तों, संरक्षित रहता है। इस बात को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर टक्कर के प्रकार। अभी मैंने बताया आपको, तो किसके आधार पर, गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर टक्करों के प्रकार। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा के संरक्षण नियम के आधार पर गतिज ऊर्जा के संरक्षण, गतिज ऊर्जा के संरक्षण नियम के आधार पर, नियम के आधार पर टक्कर के प्रकार, टक्कर के प्रकार। गतिज ऊर्जा के संरक्षण के नियम के आधार पर टक्कर के प्रकार, ठीक है। पहला टक्कर, सबसे पहली बात क्या है, प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर क्या है दोस्तों, प्रत्यास्थ टक्कर, इसका मतलब क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले बराबर काइनेटिक एनर्जी टक्कर के बाद बराबर रहती है, यानी गतिज ऊर्जा का संरक्षण रहेगा। यानी यह है टक्कर कौन सी होगी दोस्तों, प्रत्यास्थ टक्कर होगी। यानी प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, दोनों का मान क्या रहता है, बराबर होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है दोस्तों। अपन क्या कहते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है। अपन यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले बराबर काइनेटिक एनर्जी टक्कर के बाद। हो सकता है कि उधर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे, ठीक है, ये हो गई। इससे अपन कहेंगे प्रत्यास्थ टक्कर। बी जो टक्कर है, दूसरे प्रकार की जो टक्कर है, उसे अपन कहेंगे दोस्तों अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ टक्कर। और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या हो गया कि इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। टक्कर में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है, टक्कर में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है? टक्कर में कुछ ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों? ह्रास होता है। अर्थात अपन क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले, टक्कर से पहले बराबर ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। यानी पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर जैसे पार्टिकल टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में कमी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? प्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी कहने का संरक्षण, मतलब संरक्षण होता है। तो प्रत्यास्थ टक्कर की अपन बात करें तो यहाँ क्या है दोस्तों? रेखीय संवेग का भी संरक्षण होगा। ठीक है, रेखीय संवेग का भी संरक्षण होगा, गतिज ऊर्जा का भी संरक्षण होगा और कुल ऊर्जा का भी संरक्षण होगा। यानी तीनों जो भौतिक राशियां हैं उन तीनों का संरक्षण होगा। अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, टक्कर में कुछ ऊर्जा का क्या हो जाता है दोस्तों? ह्रास हो जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी टक्कर के बाद। और तीसरी जो बात है सी, वो क्या है? पूर्णतया अप्रत्यास्थ, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। तो पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या है भाई? ये तो होता ही होता है। और अपन ये कह सकते हैं कि टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं चिपक जाती हैं, टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं चिपक जाती हैं। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती हैं? चिपक जाती हैं और चिपक कर गति करती हैं। ठीक है, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर में ये बात हो गई। ठीक है, और तीनों प्रकार की जो टक्कर हैं इनमें किसका संवेग होता है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम का, रेखीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है, का पालन होगा। ठीक है दोस्तों, यानी अपन गतिज ऊर्जा के आधार पर टक्करों के प्रकार कर सकते हैं, लेकिन रेखीय संवेग सारी प्रकार की, प्रत्यास्थ टक्कर में भी रेखीय संवेग, टक्कर से पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग, अप्रत्यास्थ टक्कर में भी टक्कर से पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में भी टक्कर से पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग। यानी संवेग संरक्षण का नियम तीनों प्रकार की टक्करों में क्या रहता है? पालन होता है। लेकिन गतिज ऊर्जा इसमें सुरक्षित इसमें सुरक्षित नहीं रहती और इसमें भी सुरक्षित नहीं रहती है। तो अपन ये अलग अलग अपन ने गतिज ऊर्जा के आधार पर कह दिया, और अपन एक लाइन में लिख सकते हैं कि सभी प्रकार की या उपयुक्त सभी प्रकार के टक्करों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है वो वैध रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात टक्कर से पहले रेखीय संवेग बराबर टक्कर के बाद में कणों का रेखीय संवेग का योग हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब इसको अपन अच्छे से समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए टक्कर के प्रकार अपन किस हिसाब से टक्कर को डिवाइड करते हैं, एक चार्ट अपन बनाते हैं जो आप लोगों को याद रखना है। टक्कर के प्रकार, चार्ट अपन बना रहे हैं टक्कर के प्रकार, टक्कर के प्रकार। ठीक है, दो आधार पे अपन टक्करों को डिवाइडेशन कर रहे हैं। एक तो किसके आधार पे? गतिज ऊर्जा के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? गतिज ऊर्जा के आधार पर। ठीक है, गतिज ऊर्जा के आधार पर टक्कर को डिवाइड कर रहे हैं, तीन प्रकार से टक्कर कर रहे हैं गतिज ऊर्जा के आधार पर। अभी अपन ने लिखा है प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, दूसरी कौन सी है? अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। और तीसरी जो टक्कर है दोस्तों वो कौन सी है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये किसके आधार पर है? गतिज ऊर्जा के आधार पर। दिशा के आधार पर अपन टक्करों को दें तो एक टक्कर को क्लेरिफाई करने का, डिवाइड करने का है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर अपन को टक्करों को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो कौन सी किया भाई? एक विमीय टक्कर या सम्मुख टक्कर।
एक विमीय टक्कर, या इसको अपन बोल सकते हैं सम्मुख टक्कर, हेड ऑन कोलिजन। या तो पार्टिकल एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक ही वेग रेखा के अनुदिशाएं, एक ही रेखा के अनुदिश गति करें, या एक दिशा में मूव करें, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सम्मुख टक्कर कहेंगे या एक विमीय टक्कर कहेंगे। चाहे वो वाई एक्सिस में जाए, चाहे वो दोस्तों एक्स एक्सिस में जाए। ठीक है, तो दिशा के आधार पर एक विमीय टक्कर या सम्मुख टक्कर, या अपन इसको बोलेंगे दो विमीय टक्कर या द्विविमीय टक्कर। दो विमीय टक्कर बोल सकते हैं, या दोस्तों अपन क्या बोल सकते हैं, तिर्यक टक्कर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, तिर्यक टक्कर। इस टक्कर को अपन समतल तल में टक्कर भी बोल सकते हैं, द्विविमीय टक्कर भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें अपन को एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों डायरेक्शन में अपन को पार्टिकल की इंफॉर्मेशन अपन को चाहिएगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, द्विविमीय टक्कर या दो विमीय टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर में अपन ने बात की कि टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, यानी टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले तथा टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा तथा टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा समान रहती हैं। टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा समान रहती हैं, तो यह है क्या कहलाती है, तो यह है प्रत्यास्थ टक्कर। क्या है दोस्तों, ये प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी बाद। यहाँ पहले का मतलब है टक्कर से पहले और टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है टक्कर के बाद। ठीक है भाई, इसमें अभी अपन ने लिखा है यदि कुल गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती, यदि कुल गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती है। नियत का मतलब है दोस्तों टक्कर से पहले या टक्कर के बाद, तो यह टक्कर अप्रत्यास्थ कहलाती है। तो यह टक्कर अप्रत्यास्थ कहलाती है। ठीक है भाई, और यानी इसमें गतिज ऊर्जा का क्या होता है, हानि होती है। गतिज ऊर्जा की हानि होती है, ह्रास होता है। ठीक है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले तो बड़ी होगी और टोटल काइनेटिक एनर्जी टक्कर के बाद में क्या होगी, छोटी होगी। ये अपन ने अभी लिखा है। ठीक है, और ये टक्कर कौन सी है भाई, जिसमें टक्कर के बाद वह टक्कर जिसमें टक्कर के बाद कण एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। इस प्रकार की टक्कर में ऊर्जा की हानि, इस प्रकार की टक्कर में ऊर्जा की हानि, इस प्रकार की टक्कर में ऊर्जा की हानि अधिकतम होती है। ये बात याद रखेंगे, इस प्रकार की टक्कर में ऊर्जा की हानि क्या होती है दोस्तों, अधिकतम होती है। ये अपन ने क्लेरिफिकेशन कर दिया, डेफिनेशन अपन ने। प्रत्यास्थ टक्कर क्या है कि टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा तथा टक्कर के बाद में कुल गतिज ऊर्जा समान रहती हैं, तो वो तो है प्रत्यास्थ टक्कर। दोनों बराबर रहती हैं वो तो प्रत्यास्थ टक्कर। समान नहीं रहती, ऊर्जा हानि हो जाती है,
वो क्या है, अप्रत्यास्थ टक्कर। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या है कि वह टक्कर जिसके बाद कण है वो एक दूसरे से चिपक के, कई बार क्या होता है कि कोई कार और ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो ट्रक है वो कार को घसीटता हुआ कई दूर तक ले जाता है, यानी वो चिपक कर गति करते हैं, दैट इज पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। और इस प्रकार की टक्कर में ऊर्जा की हानि क्या होती है दोस्तों, अधिकतम होती है। दिशा के आधार पर इसमें क्या होगा, टक्कर के बाद तथा टक्कर से पहले कण या वस्तुएं जो भी हैं एक ही सरल रेखा के अनुदिश, टक्कर के बाद तथा टक्कर से पहले कण एक ही सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं तो ऐसी टक्कर को अपन दोस्तों क्या कहलाते हैं, एक विमीय गति करते हैं, एक विमीय टक्कर कहलाती है। क्या होता है, एक विमीय टक्कर कहलाती है। ठीक है, हाँ, वह टक्कर जिसमें टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद में कण एक ही तल में, दोस्तों तल का मतलब है या तो XY या YZ या ZX, तल एक ही होना चाहिए, में कण एक ही तल में विभिन्न कोणों पर गति करते हैं, एक ही तल में विभिन्न कोणों पर गति करते हैं, तिर्यक टक्कर कहलाती है, क्या होती है दोस्तों, तिर्यक टक्कर कहलाती है। इसमें तो पार्टिकल जैसे ये है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में एक ही रेखा के अनुदिश, इसमें क्या होगा कि पार्टिकल ये इधर से आ रहा है, ये पार्टिकल इधर से आ रहा है, जैसे कैरम बोर्ड की जो गोटियां होती हैं वो मोस्टली क्या होती है, तिर्यक टक्कर ही होती है। ठीक है, एक तल की बात है। प्रत्यास्थ टक्कर, इन्हीं टक्करों को अपन प्रत्यास्थ, भाई एक विमीय टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, द्विविमीय टक्कर भी प्रत्यास्थ टक्कर हो सकती है, कोई सी भी अप्रत्यास्थ हो सकती है और कोई सी भी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर हो सकती है। ये टक्कर के बारे में ब्रीफ आपको मैंने क्या कर दिया, डिस्कशन कर दिया गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर। और इन तीनों में हमेशा रेखीय संवेग का क्या होता है दोस्तों, संरक्षण होता है। ठीक है, कुल ऊर्जा का भी क्या होता है दोस्तों, संरक्षण होता है। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों सम्मुख या प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद में कणों के वेग, जहां से अपना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए इसको समझ लिया होगा आप लोगों ने, इसको अपन नोट कर लेंगे और मोस्टली ये याद हो जाता है, इतना कोई हार्ड नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक ही रेखा के अनुदिश मोशन करे तो एक विमीय टक्कर, एक तल में गति करे तो द्विविमीय टक्कर। गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है प्रत्यास्थ टक्कर, गतिज ऊर्जा संरक्षण नहीं होता अप्रत्यास्थ टक्कर एंड सो ऑन। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। नेक्स्ट हेडिंग है सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, अब अपन इसमें कैलकुलेशन करेंगे कि अपने पास में दो पार्टिकल हैं, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, टक्कर से पहले उसके संवेग क्या होंगे, टक्कर के बाद उसके संवेग क्या होंगे, और अपन दोस्तों उनके टक्कर के बाद में उनकी वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टक्कर से पहले वेगों के क्रम में बात करेंगे। ठीक है, हाँ तो देखिए ये ए कोई पार्टिकल है ए, ये कोई दूसरा पार्टिकल है बी। ठीक है भाई, और जब ये आपस में आ रहे हैं दोस्तों, ये यू ए और ये यू बी वेग से एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये m1 है ये m2 मास। ठीक है, या ma मान सकते हो mb मान सकते हो। जब ये पास में आएंगे दोस्तों दोनों, तो ये पास में आ गए, इनकी स्थिति ये a आ गया
ये बी आ गया, ठीक है। और तीसरी जो स्थिति मैंने बना दी, ये 1 2 है तो u1 और ये क्या है u2। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए अपन ने ये बना दिया। ये टक्कर होगी, ये तो टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, ये है टक्कर के समय, या टक्कर बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, टक्कर, टक्कर या टक्कर के समय। और तीसरी जो अपने पास में है वो क्या है, टक्कर के बाद की पोजीशन। और इसमें वेग अपन ने, ये a है m1, ये b है, ये m2 है, और ये एक ही रेखा के अनुदिश दोस्तों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं, ठीक है। एक ही रेखा के अनुदिश गति कर रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई, सम्मुख टक्कर होगी। इसका टक्कर के बाद में वेग क्या है, v1, और इसका टक्कर के बाद में वेग क्या है दोस्तों, v2 है। ये अपनी स्थिति हो गई है। अपन ये कह सकते हैं कि m1 तथा m2 मास के दो पार्टिकल जो एक ही रेखा के अनुदिश, जिसमें u1 इज ग्रेटर देन u2, ये अपन मान लेंगे कि तभी टक्कर हो सकती है, अदरवाइज तो टक्कर होगी नहीं। मान लो दोनों के वेग बराबर हैं तो a कभी भी b से नहीं टकरा सकता। तो अपन यहाँ ये मान के कंसिडर करके चलेंगे दोस्तों कि u1 इज ग्रेटर देन u2। अपन केस लगा देंगे, ये जो स्थिति है वो टक्कर से पहले की है, ये टक्कर के समय है, और ये टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। अपन बात किसकी कर रहे हैं, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर की। तो प्रत्यास्थ टक्कर की जब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दोनों ही रेखीय संवेग का संरक्षण होगा, गतिज ऊर्जा का भी संरक्षण होगा, और कुल ऊर्जा का भी क्या होगा दोस्तों, संरक्षण के नियमों का पालन होगा, ठीक है भाई। अब अपन बात करें गति की जो ये दिशा है, इसको अपन क्या मानेंगे, प्रारंभिक दिशा मानेंगे, धनात्मक मानेंगे, u1 इज ग्रेटर देन क्या मानेंगे, u2 मानेंगे, ताकि टक्कर हो सके। ये कोई कंडीशन नहीं है अपन, लेकिन टक्कर अपन को करनी है, तभी टक्कर होगी जब पहले कण का वेग दूसरे कण से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब अपन लगाते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या है भाई, टक्कर से पहले, टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, ठीक है भाई। टक्कर से पहले कुल संवेग यानी m1 u1 प्लस m2 u2, सदिश मान के चलेंगे दोस्तों, m2 u2, ये तो हो गया ये m1 v1 प्लस m2 v2। पहला ये पहले कण का, इसका द्रव्यमान और उसका वेग, पहले कण का संवेग हो गया, m2 u2 दूसरे कण का संवेग हो गया, दोनों का योग हो गया, ठीक है। ऐसे ही टक्कर के समय अपन को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये अल्प समय के लिए है। कल अपन ने डिस्कस किया था 10⁻³ सेकंड के लिए ये इन दोनों की टक्कर होती है। तो ये टाइम है वो इतना मिनिमम है जिसको अपन मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये अपन केवल कल्पना कर सकते हैं कि ये टकराए ऐसे मूव कर गए, ठीक है भाई, ठीक है। अब अपन क्या करें कि m1 वाली टर्म को एक तरफ ले लो, तो देखिए इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो गया, m1 ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया दोस्तों, u1 माइनस v1। u और v में डिफरेंस बनाना जरूरी है, वरना तो पता नहीं चलेगा कौन सा u है कौन सा v है, ठीक है। और इसको इधर ले जाते हैं u2 वाले को, तो m2 बराबर क्या हो गया, v2 और माइनस क्या हो गया दोस्तों, u2। ये इक्वेशन नंबर अपने पास में क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। प्रत्यास्थ टक्कर है, तो प्रत्यास्थ टक्कर है तो इसमें गतिज ऊर्जा का भी संरक्षण होगा। प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से, चूंकि टक्कर प्रत्यास्थ है, चूंकि टक्कर क्या है दोस्तों, प्रत्यास्थ है, चूंकि टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर है, अतः है गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है भाई। टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के
बात कुल गतिज ऊर्जा। पहले कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, 1/2 m1u1 स्क्वायर, दूसरे कण की 1/2 m2u2 स्क्वायर। तो देखिए 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस दूसरे कण की 1/2 m2u2 स्क्वायर हो गई, टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा होगी बराबर 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम अपन ने लगा दिया। यहाँ से 1/2 देखो 1/2 सब में से कट गया, और यहाँ से 1 वाले को पास में ले लो, तो m1 कॉमन ले लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बराबर m2 वाले को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्या हो गया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये अपने पास में हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अपन क्या करें दोस्तों, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 को अपन क्या कहेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ये आ गया अपने पास में, तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1, ठीक है। तो पहले मैं समीकरण 2 को लिख रहा हूं दोस्तों, देखिए m1 u1 माइनस वी1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको मैं लिख रहा हूं u1 माइनस वी1 और u1 प्लस वी1, ठीक है। भाग देने का मतलब है LHS को LHS से डिवाइड करेंगे और RHS को RHS से, तो नीचे क्या आ गया भाई समीकरण नंबर m1 u1 माइनस वी1, ठीक है, और ये बराबर का निशान, बराबर क्या हो गया m2, ये क्या भाई v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, और यहाँ क्या आ गया m2, और ये अपने पास में आ गया v2 माइनस u2, ठीक है। जो चीज़ कट रही है उसको अपन काट देते हैं, तो देखो m1 से m1 कट गया, ये 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 कट गया, आया क्या अपने पास में u1, दोस्तों u1 लिखना है, u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2, ठीक है। इसको u को एक तरफ कर लेते हैं, तो u1 माइनस u2 बराबर क्या है v2 माइनस v1, देख लो चाहे u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस क्या हो गया दोस्तों v1। यदि ये क्या है टक्कर से पहले कणों के पास आने का वेग है, और ये क्या है टक्कर के बाद कणों के दूर जाने का वेग है, यदि इन दोनों को आपस में अपन डिवाइड करें, ठीक है, तो देखो इंप्लाइज दैट, मैं अलग से एक चीज़ बता रहा हूँ, v2 माइनस वी1 बटे क्या हो गया दोस्तों u1 माइनस u2, ठीक है, और बराबर क्या हो गया 1, और ये 1 बराबर क्या है e बराबर 1 है, देख लो चाहे। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ, ये टक्कर क्या हो गई 1 आ गया, तो इस टक्कर को अपन क्या कहते हैं सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि प्रत्यावस्थान गुणांक का मान दोस्तों क्या है, यही है कि टक्कर से पूर्व संघट के अनुदिश दूर जाने का वेग, तो ये तो दूर जाने का वेग हो गया, और ये क्या है पास आने का वेग। यदि उस समीकरण से इसकी तुलना करें तो e की जगह क्या है 1 है, या डायरेक्ट आप इसका इसमें भाग दे दो और उससे उसकी तुलना कर लो, तो ये क्या आ जाएगा e बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों इसके लिए 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर भी अपन इसको बोल सकते हैं। पास आने का वेग, यहां से एक कंडीशन हो गई u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, ठीक है भाई e बराबर 1 आ गया। तो यहां से अपन इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों कि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, अर्थात एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर से पूर्व पास आने का वेग, टक्कर से पूर्व पास आने का वेग, टक्कर से पूर्व पास आने का वेग, टक्कर के पश्चात पास आने का वेग, कोमा टक्कर के पश्चात दूर जाने के वेग के बराबर, दूर जाने के वेग के बराबर, दूर जाने के वेग के बराबर होता है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
यह वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और इसके लिए E का मान अपन कैलकुलेट करें तो वो मैंने बताया है, E बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या हो गया, E बराबर क्या हो गया इसके लिए, 1 हो गया। यह नियम न्यूटन का प्रत्यास्थ टक्कर का नियम कहलाता है। यह नियम न्यूटन का प्रत्यास्थ, यह नियम न्यूटन का प्रत्यास्थ टक्कर का, यह नियम न्यूटन का प्रत्यास्थ टक्कर का नियम कहलाता है। ठीक है, यानी न्यूटन के प्रत्यास्थ टक्कर के नियम के अनुसार E का मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, जिसको अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक टॉपिक है ये। ठीक है दोस्तों, अब अपन को कैलकुलेट करना है क्या, कि अब अपने पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, और एक अपने पास में कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, एक अपने पास में इक्वेशन नंबर 3 आ गई, एक अपने पास में इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो मैं यहां से देखिए अपन को V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है, यानी टक्कर के बाद, यानी अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टक्कर के बाद कणों के वेग अपन को कैलकुलेट करने। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन, ये जो भी समीकरण आएंगे उनको आप लोगों को रटना है। समीकरण एक क्या है, m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस क्या है दोस्तों, u2। ये था समीकरण नंबर 1। और ये समीकरण नंबर क्या है, 3, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। यह है समीकरण नंबर 3। यही है, देख लो, ये समीकरण नंबर 3 था, इसको अपन ने लिख लिया। इन दोनों समीकरणों का यूज करके अपन को क्या निकालना है, v1 निकालना है टक्कर के बाद में पहले कण का वेग, और v2 निकालना है टक्कर के बाद में दूसरे कण का वेग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से अब अपन को वेग इनके निकालने हैं। वेग निकालने के बाद में एक फॉर्मूला अपन निकाल लेंगे, दूसरे को उसी के बेसिस पे अपन लिख सकते हैं, या आप लोग निकाल भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि अपन m2 को, इस समीकरण 3 को m2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटा दें, यानी समीकरण 1 ये माइनस समीकरण 3 और गुणा m2। ठीक है भाई, देख लो चाहिए, देखो समीकरण 1 है तो देखो m1 u1। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो कि यहां से अपन को v1 निकालना है तो v2 को गायब कर दो, एक ये तरीका है भाई। v2 को गायब करोगे तो v2 की टर्म्स में v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से समीकरण गुणा मत करो, डायरेक्ट ही आप कर दो समीकरण 3 से। समीकरण 3 से पहले अपन को v1 निकालना है, तो v2 बराबर कितना हो गया, तो v2 बराबर हो गया दोस्तों u1 माइनस u2 और प्लस v1। ये हो गया, देख लो चाहे v1 को पक्षांतरण कर देंगे तो v2 बराबर क्या हो गया, u1 माइनस u2 प्लस v1। और ये मान किसकी जगह रख दो, समीकरण 1 में v1 की जगह रख दो, तो m1 u1, ये तो अपनी जगह है u1 माइनस m1 v1, v1 की जगह v1, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ m1 u1 माइनस माइनस m1 v1 बराबर m2, देखो m2 v2, और v2 की जगह ये पूरा मान आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u1 माइनस u2 और प्लस v1 को देखो मैंने आटी दे के बनाया है, कर्व शेप में बनाया, और ये क्या हो जाएगा माइनस m2 u2। ठीक है, अब अपन को क्या करना है दोस्तों कि v1 वाली टर्म तो रख ले आएंगे इधर या उधर ले जाएंगे, और बाकी सारी टर्म को इधर ले आएंगे। तो देखो m1 u1 ये इधर का इधर ही पड़ा है, फिर क्या भाई प्लस m2 u2, देख लो इसको मैं इधर ले आया, फिर इसको इधर ले आते हैं तो माइनस m2 u1
और प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 और ये क्या हो गया v1 हो गया। देख लो चाहे ये v1 है और इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये v1 अपने पास में आ जाएगा। यहाँ से देखिए m1 u1 m2 u2 दो बार है, दो बार आ जाएगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। क्या आ गया m1 प्लस m2 इंटू v1, उसको मैंने पहले लिख लिया बराबर क्या है भाई m1 माइनस m2, देख लो ये वाला और पहला ये तो हो गया u1 और प्लस क्या आ गया 2m2 u2। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, अब अपन को निकालना है v1, तो v1 देखिए दोस्तों v1 बराबर भाग दे देंगे तो क्या हो गया m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 और क्या हो गया u1, v नहीं है u है। ठीक है, प्लस 2m2 u2 बटे m1 प्लस m2, ये अपने लिए क्या आ गया दोस्तों v1 आ गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि या तो आप क्या करो v2 का मान यहां से अपने v2 बराबर लिया, अब आप इस समीकरण 3 को क्या कर दोगे v1 बराबर क्या लिखोगे समीकरण 3 को, v1 को या तो v1 को इधर बाकी सबको इधर ले आओ, तो v1 को इधर लाओगे तो ये प्लस बराबर ये क्या हो जाएगा v2 माइनस u1 और प्लस u2। और अब इस समीकरण में एक में v1 की जगह ये रख दोगे और v2 को कैलकुलेट कर लोगे, तो एक तरीका तो हो गया ये, या इस समीकरण से डायरेक्ट आप v2 का मान रख दोगे। कैसे, m1 की जगह m2 रिप्लेस कर दो, u1 की जगह u2 रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो फॉर v2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर v2 के लिए क्या हो गया m1 रिप्लेस बाई m2, ठीक है, एंड u1 रिप्लेस बाई u2, बस यही अंतर है। तो देखिए v2 बराबर क्या हो गया, ये फॉर v2 है दोस्तों, फॉर v2, तो m1 m2 से रिप्लेस, तो देखो क्या हो गया भाई m2 माइनस m1, नीचे तो m1 प्लस m2 ही पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं है, और ये क्या हो गया u2 और प्लस 2m1 u1, ठीक है, बटे m1 प्लस m2। ये अपन को क्या करना है याद रखना है, ये समीकरण नंबर 5। तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों केवल और केवल एक ही समीकरण याद रखना है, चौथा। ठीक है, और चौथा याद रख लोगे तो पांचवा ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो। बस m1 की जगह आपको क्या करना है m2 पहली टर्म में ही आपको ध्यान रखना है, नीचे तो प्लस प्लस के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर ये m1 माइनस m2 है और नीचे यहाँ पर क्या है m1 प्लस m2 है, इसका आपको ध्यान में रखना है। समीकरण 4 तथा 5 टक्कर के बाद कणों के वेग हैं। क्या है दोस्तों, टक्कर के बाद कणों के वेग हैं। अब देखिए अपन कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। ये दोनों वेग आ गए अपने पास में, दोनों फॉर्मूले हैं। अब अपन काम की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं अपने लिए। सबसे पहले केस अपन लगा रहे हैं दोस्तों, अब इनमें अपन केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि भाई पहला पॉइंट स्पेशल केस, स्पेशल का केस का मतलब विशेष बिंदु। सबसे पहले अपन बात करें क्या भाई, पहला केस अपन लगाए कि m1 m2 बराबर m, कि दोनों जो कण हैं जो टक्कर कर रहे हैं उन दोनों का द्रव्यमान क्या है बराबर है। ठीक है भाई, दोनों का द्रव्यमान बराबर है। तो देखो समीकरण 4 से अपन बात करें तो m1 m2 बराबर है, तो देखो ये पहले वाली टर्म 0 हो गई, ऊपर 2m नीचे m प्लस m 2m, यानी v1 बराबर पहले वाली टर्म 0 प्लस 2m बटे 2m, और ये क्या है u2। तो क्या आ गया v1 बराबर आ गया दोस्तों u2, यानी टक्कर के बाद पहले कण का वेग दूसरे कण के वेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से देखिए v2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, v2 बराबर ये पहली टर्म 0 और ये क्या हो जाएगा बराबर 0 प्लस 2m बटे 2m, और ये क्या हो जाएगा u1। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा
u1 हो जाएगा। ये आपको करना है, ठीक है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं समान द्रव्यमान की वस्तुएं यदि टकराती हैं, एक विमीय डायरेक्शन में टकराती हैं, प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं, तो टक्कर के बाद उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। अर्थात समान द्रव्यमान की, अर्थात जब समान द्रव्यमान की वस्तुएं एक विमीय रूप से प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं तो टक्कर के पश्चात या टक्कर के बाद उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। केवल वेग बदल जाते हैं। पहले का कण का वेग तो दूसरे कण के वेग के बराबर हो जाता है और दूसरे कण का वेग है वो पहले कण के वेग के बराबर हो जाता है। इसमें ये v1 है, आंटी लगानी है आपको, v1 है, और इसमें आंटी लगानी है, ये v2 है। देखो ये आंटी है, ये v2 है, ये क्या है दोस्तों u1, ठीक है। अब देखो ये तो पहला केस आ गया। इसी में अपन लगा दें स्मॉल कि भाई द्रव्यमान समान है तथा दूसरा पिंड स्थिर है। इसमें अपन ने क्या कर दिया, इसी में दूसरा केस अपन लगा रहे हैं। तो मैं इन दोनों सूत्रों को तो नहीं मिटा रहा हूं, उसी में देखो इसमें लगा रहा हूं दूसरा, इसी में कि m1 m2 बराबर तो क्या है दोस्तों m है, तथा दूसरा कण स्थिर है, यानी u2 बराबर क्या है 0 है। दूसरा कण अपन ने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया कि दोनों पिंड है वो समान द्रव्यमान, यानी एक कार खड़ी है, टोयोटा कोई या अपन मान लेंगे अपनी एल्टो कार है, खड़ी है, वेग 0 है, और दूसरी कोई एल्टो कार आके उसके टक्कर लगा रही है, यानी m1 बराबर तो क्या हो गया m2, और दूसरा क्या हो गया u2 बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। तो यहाँ से देखिए इंप्लाइज दैट समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या होगा भाई, m1 m ये पहले 0 और दूसरी भी 0, तो v1 बराबर क्या आ जाएगा, v1 बराबर तो 0 आ जाएगा। या यहीं से देख लीजिए दूसरी स्थिति है तो v1 बराबर तो 0 और v2 बराबर क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा। v2 बराबर क्या हो जाएगा, v2 बराबर u1, यानी इसका मतलब क्या हुई कि पहली कार जब u1 u2 एक से आ रही है, तो पहली कार जब दूसरी कार की जो स्थिर अवस्था में उसका टक्कर लगाएगी तो पहली कार तो क्या हो जाएगी स्थिर अवस्था में हो जाएगी, और दूसरी जो कार है वो पहली कार के वेग से गति करने लगेगी। इसका यही मतलब हो गया कि पहली कार तो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और दूसरी कार है वो पहली कार के वेग से गति करने लग जाएगी। अर्थात अपन ये कह सकते हैं इस स्थिति में ऊर्जा का 100% स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसको अपन लिखें तो इंपॉर्टेंट बात है ये, अपन ये लिख सकते हैं यदि ए वस्तु, अतः है यदि ए वस्तु, इसके बारे में लिख रहे हैं, ए वस्तु समान द्रव्यमान की एक स्थिर बी वस्तु से टकराती है तो वस्तु ए स्थिर हो जाती है, वस्तु ए स्थिर हो जाती है तथा बी वस्तु ए वस्तु के वेग से, बी वस्तु ए वस्तु के वेग से गति करती है, बी वस्तु ए वस्तु के वेग से गति करती है। अर्थात इस स्थिति में ऊर्जा का 100% स्थानांतरण, ऊर्जा का 100% स्थानांतरण होता है।
कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 100% ऊर्जा का स्थानांतरण है, तो टक्कर के बाद में कणों की स्थिति, वेग की स्थिति v1 और v2 की स्थिति ये हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। इसका एग्जाम्पल है वो क्या है दोस्तों, बिलियर्ड की गेंद, बिलियर्ड की गेंदे और दूसरा है नाभिकीय मंदन, नाभिकीय मंदन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है कि किस प्रकार की टक्कर की एग्जाम्पल है। तो बिलियर्ड गेम होता है, उसकी गेंदे और नाभिकीय मंदन दोनों में 100% ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये दो केस, ये पहला केस और इसी पहले केस का ये दूसरा रूप है। दो केस हो गए। तीसरा केस देखिए दोस्तों, अब अपन बात कर रहे हैं क्या, तीसरा केस। तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम M2। M1 यानी पहला जो कण है वो बहुत, यानी पहला कण बहुत ट्रक है और दूसरा कण कोई साइकिल है, यानी M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। तो M1 जब बड़ा है किससे, M2 से, तो अपन समीकरण 4 व 5 से क्या होगा, समीकरण 4 व 5 से देखिए M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, तो और M1 इज ग्रेटर देन M2 एंड U2 बराबर 0। ये भी अपन ने इसमें कर लिया कि दूसरा कण क्या है दोस्तों, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो देखो V1 देखिए अब, तो V1 कितना आ जाएगा भाई, V1 बराबर M1 बड़ा है M2 से, तो M2 को तो अपन क्या मान लें, नगण्य मान लें, M1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, U2 यानी ये 0, ये तो 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, V1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, V1 बराबर आ जाएगा U1। भाई ऊपर से देखिए M2 को 0 मानना है, यानी इसको अपन, इसका मतलब ये हो गया M2 अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 मानना है। तो देखो V1 बराबर क्या हो गया, M1 बटे M1, ठीक है, और इंटू U1, और बाकी क्या है, U2 0 है, तो V1 बराबर क्या हो गया, U1 हो गया। V1 बराबर तो क्या हो गया, U1, और यहाँ से V2 बराबर देखें, V2 बराबर देखें, U2 तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया, और ये 2M और बटे M1, तो ये क्या होगा, 2U1, ये क्या हो जाएगा, 2U1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी अपन क्या है, जब एक भारी वस्तु A एक स्थिर वस्तु B से टकराती है तो वस्तु A, देखो ये रही, तो वस्तु A उसी वेग से वस्तु A का वेग तो देखो V1 का वेग तो U1 है, तो वस्तु A तो उसी वेग से गति करती है, A उसी वेग से गति करती है, वह वस्तु B वस्तु A से दुगुने वेग से गति करती है। वस्तु B है, वो B का वेग क्या है, V2 ये है, तो A के दुगुने वेग से वह वस्तु B वस्तु A से दुगुने वेग से गति करती है। और इसका उल्टा यदि अपन करें इसमें कि भाई जस्ट क्या करें, चौथा क्वेश्चन अपन कर लें क्या, इसी में देखो, इसमें देखो चौथा यहां करें, चौथा कि भाई चौथा केस कि M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम M1, यानी अब की बार M1 को अपन को क्या मानना है, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 मानना है। ठीक है, M1 अपन ने क्या मान लिया, 0, और U2 बराबर क्या है, 0 है। दूसरा कण है वो स्थिर अवस्था में है, और एंड। ठीक है, तो M1 0 है, तो यहाँ से देखिए
m1 0 मानना है तो 0, ठीक है, ये नीचे वाला भी 0। तो v1 बराबर क्या हो गया, v1 बराबर तो क्या हो जाएगा माइनस m2 बटे m2 और u1। तो v1 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस u1, ये लो v1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का u1। और v2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो m1 को 0 मानना है, ये u2 0 तो ये पूरी टर्म, और m1 को 0 मानना है, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं जब एक हल्की वस्तु, अर्थात जब एक हल्की वस्तु A, जब एक हल्की वस्तु A स्थिर वस्तु B, जबकि उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है, स्थिर भारी वस्तु B से टकराती है, B से टकराती है तो वस्तु A उसी वेग से विपरीत दिशा में, वस्तु A उसी वेग से विपरीत दिशा में गति करती है, जबकि वस्तु B क्या है भाई, वस्तु B व्यवहारिक रूप से स्थिर होती है। व्यवहारिक रूप से वस्तु क्या हो जाती है, B स्थिर हो जाती है। ये 4 प्रकार के केस हैं, और ये केस केवल और केवल आपको एक फॉर्मूला याद करना है, उसके बेसिस पे ये चारों केस आप आराम से कर सकते हो। इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला लिखो, इन केस को लगाओ और अपने मन में इसको क्या कर लो, दोहरान कर सकते हो। और क्या इसके बारे में स्पेशल बात हो सकती है टक्कर के बारे में, तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें क्या है। हाँ, नेक्स्ट, सभी प्रकार की टक्करों में संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। फिर कुल ऊर्जा, अभी मैंने बताया था सभी प्रकार की टक्करों में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्यास्थ टक्कर में केवल संरक्षी बल कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट, प्रत्यास्थ टक्कर में केवल संरक्षी बल, प्रत्यास्थ टक्कर में केवल संरक्षी बल कार्य करते हैं। और नेक्स्ट है, अप्रत्यास्थ टक्कर में सभी बल, अप्रत्यास्थ टक्कर में सभी बल संरक्षी नहीं रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं टक्करों के बारे में। वो स्पेशल पॉइंट जो 4 पॉइंट है। 5वां, सभी प्रकार के टक्करों में संवेग संरक्षित रहता है। सभी प्रकार की टक्करों में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा दोस्तों इसमें आप ध्यान रखोगे, कुल ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, प्लस टक्कर जब होती है तो आवाज़ भी आती है तो वॉल्यूम एनर्जी आ गई, प्लस गर्म भी हो सकती है तो हीट एनर्जी आ गई। यानी सारे प्रकार की एनर्जियों का योग क्या होगा दोस्तों, कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कुल ऊर्जा का नाम लिया जाता है तो बच्चे 2 ही एनर्जी मानते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं?
यांत्रिक ऊर्जा, और अपन ये कह सकते हैं कि भाई यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण यदि नहीं होगा तो वो कौन सी टक्कर होगी? अप्रत्यास्थ। और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा तो वो टक्कर कौन सी होगी? प्रत्यास्थ। क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का मतलब है काइनेटिक ऊर्जा का संरक्षण होना। ठीक है, तो आप काइनेटिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से इसको जोड़ सकते हो या यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम से आप जोड़ सकते हो। यांत्रिक ऊर्जा कभी भी कुल ऊर्जा नहीं होती है। यांत्रिक ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, जबकि कुल ऊर्जा में सारी प्रकार की एनर्जी आती है। इस कंफ्यूजन को आप दूर रखोगे। ठीक है, तो अपन को कोई पूछे कि प्रत्यास्थ टक्कर में यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है क्या? नहीं होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है क्या? नहीं होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यही बात अपन को दोस्तों किसके लिए पूछे? प्रत्यास्थ टक्कर के लिए पूछे। तो प्रत्यास्थ टक्कर में सारी भौतिक राशियों का संरक्षण होता है। गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का भी संरक्षण होता है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा क्या है दोस्तों? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, उनका भी संरक्षण होता है। रेखीय संवेग का भी संरक्षण होता है और कुल ऊर्जा का भी क्या होता है दोस्तों? संरक्षण होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में केवल संरक्षी बल कार्य करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्यास्थ टक्कर में केवल और केवल कौन से बल कार्य करते हैं भाई? संरक्षी बल कार्य करते हैं। और अप्रत्यास्थ टक्कर में सभी बल संरक्षी नहीं रहते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर में सभी बल है वो संरक्षी नहीं रहते हैं। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा और अलग से कि अपने पास में टक्कर करने वाले जो पार्टिकल्स हैं, प्रत्यावस्थान गुणांक के डेफिनेशन में भी अपन थोड़ी सी टक्कर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अपने पास में v1 और v2 के वेग आ गए, मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन अपने पास में आता है। ठीक है भाई, अब देखिए नोट, एक नोट इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट, कि अपन ने टक्कर पढ़ी पार्टिकलों के यहां का अपन कैसे लिखें? यदि द्रव्यमान भिन्न भिन्न तथा टक्कर, द्रव्यमान भिन्न भिन्न तथा टक्कर अप्रत्यास्थ है। द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न, टक्कर अप्रत्यास्थ है, तब संवेग संरक्षण द्वारा, भाई v1 v2 का तो वहां तो अपन ने मान निकाल लिया। अब अपन मान रहे हैं कि द्रव्यमान अपने पास में भिन्न भिन्न है तथा टक्कर क्या है? अप्रत्यास्थ। वहां तो अपन ने प्रत्यास्थ मानी थी, तब अपन ने v1 v2 के मान निकाले थे। अब अपन मान रहे हैं टक्कर अप्रत्यास्थ है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का m1 u1 टक्कर से पहले m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये अपन उसी डायग्राम की बात कर रहे हैं जो अपन ने सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए बनाया है। अपन ने वहीं से मान लिया कि अपने पास में द्रव्यमान, जो टकराने वाले पार्टिकल हैं उनके द्रव्यमान वहां भी भिन्न भिन्न थे, यहाँ भी अपन ने भिन्न भिन्न बनाया, तथा टक्कर अपन मान रहे हैं अप्रत्यास्थ। तो दोस्तों इसमें जो सेकंड नियम है कौन सा? गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता ही नहीं है, गतिज ऊर्जा की हानि होती है, ये अपन को पता है। ठीक है, तो अपन इसके लिए v1 v2 कहाँ से निकालें? तो अब अपन बात करेंगे किससे? प्रत्यावस्थान गुणांक की परिभाषा से। गुणांक की परिभाषा से, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे लें। गुणांक की परिभाषा से क्या है परिभाषा उसकी? कि v2 माइनस v1, यानी दूर जाने का वेग बराबर e मल्टीप्लीकेशन में होगा, और u1 माइनस u2, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करके, इन दोनों समीकरणों को दोस्तों क्या करेंगे अपन? हल करेंगे, तो अपने पास में v1 और v1 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो v1 कितना आएगा मैं लिख देता हूं, जिसको आप लोगों को याद रखना है। क्या? m1 माइनस e m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, u1। ठीक है, प्लस 1 प्लस e m2 बटे m1 प्लस m2 और u2, ये तो हो जाएगा v1। ध्यान से देखिए, v1 बराबर है m1 माइनस e प्रत्यावस्थान गुणांक e m2 बटे m1 प्लस m2 u1 प्लस 1 प्लस e m2, 1 प्लस ई ब्रैकेट में है m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, बस यहाँ ध्यान देना बात को कि उसमें
m1 माइनस m2 था, इसमें e मल्टीप्लाई हो गया, u1 की जगह u1 है, m1 प्लस m2 की जगह m1 प्लस m2 है। वहाँ क्या था प्लस 2m2 u2 था, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस ई, यानी m2 में e m2 और जुड़ गया, यहाँ तो घटना था तो e इसके साथ मल्टीप्लाई, वहाँ e m2 जुड़ गया। ऐसे ही अपन किसकी बात करें v2 की, तो v2 वहाँ पर ने क्या लिखा था कि भाई m1 को किससे अपन रिप्लेस कर दें, m2 से रिप्लेस कर दें, तो कर दें इसमें सेम टू सेम वही बात है। तो v2 बराबर क्या आ गया m2 माइनस ई m1 बटे m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा u2, ये क्या हो गया u2 हो गया, देख लो चाहे m2 माइनस ई m1, m1 प्लस m2 u2 प्लस 1 प्लस ई m1 बटे m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा u1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा u1। ये दोनों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल ए कैपिटल बी। ये किसके लिए है, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए दोस्तों। इसमें भी आपको वही काम करना है, v1 को यहाँ से रिमूव करना है। v1 को रिमूव करने के लिए v2, एक बार v1 को रिमूव करोगे तो v2 की टर्म में लिखोगे, और एक बार v2 को गायब करोगे तो v1 की टर्म में लिखोगे। सेम टू सेम वही प्रोसीजर, कोई मतलब सेम टू सेम है, नो चेंज। ठीक है, अब भाई ये क्या है अप्रत्यास्थ टक्कर है, क्या है अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो क्या होगा गतिज ऊर्जा में हानि होगी। जो भी आपको याद रखना है, गतिज ऊर्जा में हानि, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, चिपक के मूव करेंगे तो वहाँ उभयनिष्ठ वेग हो जाएगा, उभयनिष्ठ वेग से उसको लिखोगे, उसमें से उसको घटाओगे तो गतिज ऊर्जा में हानि आपके पास में आ जाएगी। तो वो कितनी है आपको याद रखनी है, 1/2 m1 m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर, और क्या है दोस्तों u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, 1/2 m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है। जब टक्कर अप्रत्यास्थ है तो e बराबर 0 है, हानि होगी। और जब ये क्या है 1 माइनस 1, भाई 1 है, जब टक्कर क्या है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है तो e बराबर 1 है, तो 1 माइनस 1 यानी गतिज ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, गतिज ऊर्जा में हानि क्या होगी 0 होगी। देखो जब अपन किसकी बात करें, किसकी बात करें भाई, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर की बात करें, किसकी, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए e बराबर 0, यहाँ e बराबर 0 रखोगे तो गतिज ऊर्जा में हानि कितनी आ जाएगी भाई, हानि आ जाएगी काइनेटिक गतिज ऊर्जा में हानि बराबर 1/2 m1 m2 बटे m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब अपन बात किसके लिए कर रहे हैं, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए e बराबर कितना है 1, तो e बराबर यहाँ रखोगे 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में हानि काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 0 आएगा, यानी हानि होगी ही नहीं। तो इस चीज़ को अपन ध्यान में रखेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कोई पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये टक्कर के बाद में क्या है चिपक के मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका वेग u1, इसका वेग u2 और इसका वेग v, जिसको अपन उभयनिष्ठ वेग बोलेंगे, और ये क्या है m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसका m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों v क्या है उभयनिष्ठ वेग, यहाँ से v निकाल लोगे m1 u1 प्लस m2 u2 बटे m1 प्लस m2। अब गतिज ऊर्जा का तो संरक्षण होता ही नहीं, तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता तो देखो टक्कर से पूर्व m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और यहाँ इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये तो टक्कर से पहले, यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 m1 प्लस m2, और यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे, और उसके बाद में ये ज़्यादा है और ये कम है तो इसमें से ये घटा दोगे, या पहले में से दूसरी को घटा दोगे,
तो आपके पास में क्या जाएगी, गतिज ऊर्जा में हानि। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें 1 माइनस ई स्क्वायर वाले ये फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन अपन को क्यों फालतू में इतनी माथापच्ची करें, अपन इसको डायरेक्ट याद रख लें दोस्तों, ताकि अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने एग्जाम में अपन को सही करना है। ठीक है, क्योंकि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब है कण चिपक के चलते हैं, कण चिपक के चलेंगे तो दोनों का वेग एक हो जाएगा। उसको अपन दोस्तों क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ वेग अपन को उनको कहना है। दोस्तों इस प्रकार से जो टक्कर के बारे में जो सिंपल इन्फॉर्मेशन थी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ 11th वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में अपन कुछ टक्कर के बारे में और इम्पोर्टेंट केसेस की बातें करेंगे। जैसे कोई गेंद है उसको अपन बार बार उछाल रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की टक्कर है, और उसके बाद में इस चैप्टर के अपन दोस्तों न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अभी 11वीं 12वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, उनमें बहुत टाइम लग रहा है, सुबह जल्दी जाना पड़ता है, शाम को लेट आना पड़ता है, इसलिए थोड़े से वीडियो में समय का इधर उधर हो सकता है। आप साथ में बने रहें। सारे बच्चों से मेरा यही निवेदन कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पूर्णतया फ्री है, सेवा मतलब ये है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ ले सकें। ठीक है, थैंक्स।